सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज का लेक्चर जो डिस्कस हम करेंगे वो आने वाले एग्जाम के लिए, जो हमारी पास क्लास 11th के बोर्ड्स के एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला यूनिट जो हमारे पास होता है इसमें वेटेज ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का आता है। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोर्ड्स की बात करेंगे तो हम जेके बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हमारी पास है उसके रिलेटेड जो हमारी पास अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए ये वाला टॉपिक जो हमारे पास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स की वेटेज की अगर हम बात करेंगे तो वो ऑसिलेशंस एंड वेव्स में है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे आखिरकार ऑसिलेशंस क्या होता है या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम वेव्स की ओर मूव करेंगे, फिर देखेंगे वेव्स क्या होता है। लेकिन हम ये एटलीस्ट 3 से 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज आते हैं हम ऑसिलेशंस पर। लेकिन ऑसिलेशन से पहले हम कंसेप्ट ये थोड़ा सा रिविजिट करेंगे। आखिरकार हमारी पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो हमारे पास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो हमारे पास होता है वो किस वजह से होता है और किस प्रकार का हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका मतलब यह है कि उस पर फोर्स एक्सर्ट हुई है और उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर मोमेंटम चेंज हुआ है, फोर्स अप्लाई हुई, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। लेकिन अब डिपेंड है कि आप उस पर किस प्रकार की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट तरीके से हमारी पास वो मूव कर सकते हैं। लेट अस सपोज दैट हम बात कर रहे हैं कि हमारी पास एक कार है। लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक कार है या कोई भी व्हीकल है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और लेट अस सपोज दैट उसका मोशन जो है वो किसी पर्टिकुलर पाथ पे, जिसे हम रोड कहेंगे, अगर वो रोड पर चल रही है, तो इस केस में लेट अस सपोज दैट ये एक स्ट्रेट पाथ है, वन डायमेंशनल पाथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पास अभी जो कार है वन डायमेंशन में जा रही है। इसी तरीके से हमारी पास इस प्रकार का भी मोशन हो सकता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सम एंगल, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार का मोशन जो है फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट पे कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस कंडीशंस में फोर्स एक्ट कर रहे हैं और फोर्स उस पे कैसे एक्सर्ट हो रही है, और बाकी सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, क्या वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, क्या वो पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, क्या वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, मतलब वो 1 डायमेंशन में जा रहा है, 2 डायमेंशन में जा रहा है या 3 डायमेंशन में जा रहा है। आखिरकार हम ये क्यों पढ़ रहे हैं मोशन, क्योंकि हमने डिस्कस किया है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑसिलेशन जो हमारे पास है इट इज अगेन अ काइंड ऑफ मोशन, इट इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार मोशन किस किस प्रकार का हो सकता है। लेकिन अगर हम गौर करेंगे इन दो केसेस में, चाहे कार की बात करेंगे, चाहे व्हीकल की बात करेंगे या चाहे कोई प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, दोनों केस में जब ऑब्जेक्ट अपना पाथ, अपना ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, इस ट्रैजेक्टरी को फिर ये रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब यहां से ऑब्जेक्ट गया और यहां पर किसी टाइम के बाद, किसी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये पहुंचा यहां पर, तो यहां से वापस हमारी पास इसी पाथ पे किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद, या हम ऐसा कह सकते हैं किसी टाइम के बाद, इसने अपना ही ये पाथ जो है या मोशन जो है ये रिपीट नहीं किया। या हम ऐसा कह सकते हैं एक गाड़ी जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, लेट अस सपोज दैट ए से जा रही है बी तक, देखिए ए से बी तक जा रही है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रही है, बस यही इसका मोशन है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट चल रहा था, इसका मोशन जो था, इसने अपना मोशन जो है किसी टाइम के बाद रिपीट नहीं किया। लेकिन अगर हम एक बात कहेंगे, हमारी पास ये स्टेयर स्टेप्स है, ठीक है कि नहीं, यहां पर हमारे पास कोई इंसान बैठा है और ये क्या काम कर रहा है, यहां से जा रहा है, इधर जंप मार रहा है और कुछ टाइम के बाद वापस नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। सेम हमारे पास पाथ ट्रेस कर रहा है या सेम ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है, मतलब उसका मोशन जो है वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। और ये मोशन जो रिपीट हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इंसान या कोई बंदा यहाँ पर है, जब ये इस प्रकार का मोशन फॉलो करता है तो यहाँ पर इसके मोशन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो मोशन आइडेंटिकल है। मतलब इसका पाथ जो है वो रिट्रेस हो रहा है, या पाथ हम कह सकते हैं उस पाथ को क्या कहते हैं कि रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन at least certain some interval of time या certain minimum number of the time या minimum amount of time के बाद वो जो हमारी पास ऑब्जेक्ट है ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम कोई और एग्जांपल लेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस सन है और सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट पर, ये हमारी पास अर्थ है। अब अर्थ पे जब फोर्स ये एक्सर्ट करेगा तो हमारी पास उस फोर्स की वजह से अर्थ जो है सर्कुलर पाथ पे चलती है। अब कंडीशन बहुत सारी होती है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज होती है, दैट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड अगेन देयर अराइज अनदर फोर्स दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से हमारी पास ये अर्थ जो स्टेट जाना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है इस प्रकार से होती है, तो ये सर्कुलर पाथ इख्तियार करती है, सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। लेकिन अगर हम यहां पर भी गौर करेंगे तो हमारी पास अगर अर्थ किसी भी पॉइंट पर, लेट अस सपोज दैट हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे जब अर्थ इस पॉइंट तक पहुंचेगी वापस यहां से लेकर यहां तक, ठीक है नहीं, हो गया हमारे पास लेट अस सपोज दैट एक राउंड हो गया कंप्लीट, जिसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे। लेकिन उतना ही टाइम के बाद मींस 365 कंप्लीट 1/4 डेज के बाद फिर से यहां पर पहुंचेगा। मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर जो अर्थ है, अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, लेकिन इसका मोशन जो है दैट इज आइडेंटिकल ऑन एलिप्टिकल पाथ। आइडेंटिकल कैसे पता चलता है? इसके पाथ से, पाथ वही ट्रैवल कर रही है, पाथ वही हमारे पास इख्तियार कर रही है। अब हमारी बस अगर आइडेंटिकल नहीं हो सकता है तो फिर और टाइप ऑफ मोशन हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये जो अर्थ है आइडेंटिकल मोशन को फॉलो करती है, मतलब इसका आइडेंटिकल मोशन रहता है, सेम मोशन रहता है, और हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये रेवोल्यूशन जो है, इसका मोशन जो है कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बस जो ये वाले मोशन है, जैसे कि कार की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, ये दो मोशन से ये वाले दो मोशन कुछ हटके हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस प्रकार का है, डिफरेंस इस प्रकार का है कि हमारे पास जो अभी वाले हमने मोशन पढ़े, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है छलांगे मार रहा है, अप और डाउन छलांगे मार रहा है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, और वो टाइम जो है दैट इज अ फिक्स्ड। ये नहीं है कि अपना पाथ जो है वो रिपीट कर रहा है। दो चीजें याद रखनी है इस केस में, हमारे पास जो सेकंड वाला केस है, एक तो ये हमारे पास है कि आइडेंटिकल मोशन है, मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ पहले सर्कल पे ऐसे एलिप्स पे आई तो फिर मर्जी आई ऐसे घूमी, फिर मर्जी आई ऐसे घूमी, ठीक नहीं, टाइम उतना ही लिया, तो ऐसा नहीं है। टाइम उतना ही लेने के बाद अगर मोशन आइडेंटिकल नहीं है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हो सकता है। लेकिन हम बात यहां पर कर रहे हैं कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो है आइडेंटिकल मोशन में है, मींस पाथ वही सेम पाथ रिपीट कर रहा है, और पाथ रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन मिनिमम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है अपना मोशन, अपना पाथ रिपीट कर रहा है, और मोशन आइडेंटिकल है, ठीक है नहीं। अब देखो इनमें हमारे पास ये जो ऊपर हमारे पास मोशन है और इनमें मोशन में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले मोशन जो हमने दो केसेस डिस्कस किए, इनमें यह है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है अपना मोशन रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये है नॉन रेपिटेटिव मोशन, ठीक। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर रेपिटेटिव मोशन है, क्या है? रेपिटेटिव मोशन है। तो ऐसे रेपिटेटिव मोशंस जहां पर एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन जो है आइडेंटिकली रिपीट कर रहा है, सेम तरीके से रिपीट कर रहा है, या अपना पाथ जो है वो रिपीट कर रहा है, अपना ट्रैजेक्टरी जो है रिपीट कर रहा है आइडेंटिकली आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मींस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो गैप रहता है इंटरवल का, कुछ लेट अस सपोज दैट वी आर टेकिंग फॉर सर्टेन फंक्शन लाइक आफ्टर 2π, अगर सर्कल की बात करेंगे 2π के बाद हमारे पास फिर से रिपीट हो रहा है। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमारे पास जो है
अब यहाँ पर 2 बाई टाइम नहीं है, मैं जस्ट कह रहा हूँ एंगल्स के टर्म में। तो टाइम जैसे अर्थ की बात करेंगे तो टाइम हमारी बस डिफरेंट है, दैट इज 365 कंप्लीट 1/4 डेज। यही चीज अगर हम और एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारे पास यहाँ पर लेट अस सपोज दैट ये अर्थ है और इसके आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट पर, ये भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 27.3 डेज लेता है। मतलब कोई भी पॉइंट पर आप ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी पॉइंट पर ऑब्जर्व करेंगे, लेट अस सपोज दैट मून यहां पर था, आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब ये पाथ कंप्लीट हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 27 डेज की अगर हम बात करेंगे तो 27 डेज के बाद रिपीट हुआ, तो इसका मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो इसने लिया था 26। लेकिन फिर से हमने देखा इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है अगेन 27 मीन 27 प्लस 27 मीन्स 27 का गैप रहा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट अगेन 27। तो ऐसे प्रकार के मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, यहां पर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के मोशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस। हमारे पास बहुत सारी कंडीशन जो हमारे पास वजूद में आती हैं, उन कंडीशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास किस किस किस्म के मोशन हो सकते हैं। तब सारे मोशंस हैं बट डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कि कंडीशन क्या है, फोर्स कैसे अप्लाई हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है अपना पाथ कैसे ट्रेवर्स कर रहा है, किस तरीके से ट्रेस कर रहा है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। देखिए पीरियोडिक मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं उसका मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन यहाँ पर पीएम मैंने लिखा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पीरियोडिक मोशन में तब हो सकता है जब वो अपना मोशन जो कि आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकली रिपीट करेगा आफ्टर सर्टेन मिनिमम, ध्यान रखना फिक्स्ड। अब ये जो इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा वो फिक्स रहेगा, एक तो मिनिमम होगा, ये नहीं है कि हम सपोज दैट अर्थ को 365 डेज लग रहे हैं तो हम लेंगे 700 समथिंग, ठीक है, नहीं मतलब हम कहेंगे 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम एक को मानेंगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो पीरियोडिक मोशन में तब हो सकता है जब हमारे पास मोशन जो होगा उस ऑब्जेक्ट का वो आइडेंटिकल होगा और रेपिटेटिव होगा। मतलब सिंपल भाषा में एक ऑब्जेक्ट जब अपना मोशन रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन मिनिमम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। अगर एग्जांपल की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जो अभी तक मैंने दिया, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का, 1 लाइनर का, 1 मार्क्स का, कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पीरियोडिक मोशन एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑसिलेटरी एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑसिलेटरी पीरियोडिक एंड नॉट ऑसिलेटरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पर हमने एक चीज पे फोकस करना है, वो ये है कि हमारे पास यहां पर मैंने कहा फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है इसको कहते हैं पीरियड ऑफ मोशन। क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ मोशन। जैसे कि हमारे पास, या टाइम पीरियड भी कहा जाता है, जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पीरियड ऑफ मोशन का मतलब यहां पर क्या है कि जो हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसके बाद हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू उसकी होती है, उसके बाद हमारे पास मोशन रिपीट होता है, उसको पीरियड ऑफ। जैसे कि हमारे पास रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन टाइम पीरियड कितना है, 365 कंप्लीट 1/4 डेज। इसी तरीके से हमारे पास दैट इज अ रेवोल्यूशन, ये तो हो गया एक। दूसरा हो गया हमारे पास मून के केस में, मून और अर्थ मींस मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वहां पर भी टाइम पीरियड क्या, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वो 27.3 डेज। इसी तरीके से बहुत सारे इस प्रकार के मोशन है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गया हम। इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के आसपास जो होता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होता है, वो भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन है। तो ये सीखा हमने पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्यों सीखा हमने तो पढ़ना था ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन हमारे पास क्या है कि पीरियोडिक मोशन से ही हम जंप मार सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एक स्पेशल केस है पीरियोडिक मोशन का। अगर ये स्पेशल केस है तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले क्या सीखना है, शाबाश, हमें सीखना है कि आखिरकार पीरियोडिक मोशन
क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन हमने सीखा। अभी हमने कंप्लीट इसमें कोई भी वो कंसेप्ट नहीं सीखा, फिलहाल के लिए हमें बेसिक आइडिया मिला कि आखिरकार पीरियोडिक मोशन क्या होता है। फिर पीरियोडिक मोशन को हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एसोसिएट करेंगे, मतलब सिंपल भाषा में हमने मोशन डिस्कस किया मैकेनिक्स में, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को फाइंड आउट किया। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट किया टाइम के हिसाब से, तो हमने देखा कि वहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पर फिर हमने निकाला वेलोसिटी, फिर हमने निकाला क्या एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, तो फिर हमने बताया अगर मोशन को एक्सप्लेन करना है तो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करने के बाद हम इनको रिलेट करेंगे फिजिकल्स टू एम, जनरल इक्वेशंस। लेकिन अगर हमारे पास पैराबोलिक मींस एक प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ मोशन है, तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा पैराबोलिक में जो हमने डिस्कस किया था, दैट विल बी सम माइनस के एक्स स्क्वायर समथिंग, या f इज इक्वल्स टू एटलीस्ट एक्स स्क्वायर मींस एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सिंपल भाषा में ये है कि हमारे पास जब भी हमें मोशन डिस्कस करना है, तो मोशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मेजर करनी है। जो ही हमने वो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, अब हमने ये देखना है कि वो किस तरीके से रिलेटेड है। अब वो किस तरीके से रिलेटेड है तो हमें फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहां पर फोर्स जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और फंक्शन ऑफ पोजीशन, दैट इज द एक्स एंड इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इसी तरीके से अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास f जो है दैट इज सम फंक्शन ऑफ x, लेकिन x का वैल्यू जो है, अब यहां पर f ऑफ x जो है फंक्शन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर मीन अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो यहां पर इस तरीके से, तो ये चीजें जो है, ये जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस हमें बताते हैं जिनको हम इक्वेशंस कहेंगे। फंक्शन हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, ऑब्जेक्ट का पाथ क्या है, ये किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें फंक्शंस बताते हैं। अब फंक्शन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है, और हमें पता है कि फंक्शन भी एक किस्म का रिलेशन होता है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करता है, बट एक यूनिक वे से। यूनिक वे से का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस एक्स, अब एक्स पे डिपेंड है, तो एफ का वैल्यू जो होगा वो यूनिक होगा, उसको हम फंक्शन कहते हैं। चलो छोड़ते हैं, हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ने के लिए पीरियोडिक मोशन क्यों पढ़ा, हमने डायरेक्ट ऑसिलेटरी मोशन क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन जो है, ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशल, इट इज अ स्पेशल टाइप और काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप या स्पेशल केस की अगर हम बात करेंगे वो है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है, अब अगर मैंने कहा कि स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, तो ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे, डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि मैंने कहा यहां पर हमारी पास जो ऑसिलेटरी मोशन है वो है स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब क्या है ये स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, जब हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है लेट अस सपोज दैट एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास बैकवर्ड फ्लोट जाता है, इस तरीके से मूव कर रहा है, या लेट अस सपोज दैट मेरे पास यहां पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है कभी इधर जा रहा है, अपनी पाथ ये होगी इसकी पाथ, अब ये यही पाथ रीट्रेस करता है, पहुंचता है उसी जगह पर, फिर जाता है इधर, फिर यहां से इधर। मतलब ये है कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है यहां पर अपना पाथ रीट्रेस कर रहा है, और कैसे चल रहा है, बैक एंड फोर्थ। मींस बैक एंड फोर्थ सिंपल भाषा में अगर कहेंगे तो आगे और पीछे की ओर, कभी इधर जा रहा है, फिर वहां से अपने इनिशियल पॉइंट पर आ रहा है, फिर यहां से इधर जा रहा है। मतलब ये है कि अपनी ही पाथ रिट्रेस कर रहा है, अपनी पाथ रिट्रेस कर रहा है कि मतलब ऐसे देखो, अगर हम यहां पर बात करेंगे जैसे कि अर्थ की बात की, हमने ये नहीं देखा कि अर्थ पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है, ऐसा नहीं हुआ। मतलब एक पॉइंट के आसपास बाउंडेड नहीं है। यहां पर क्या होता है कि हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां पर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल था। अब अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल था तो यहां पर हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां से हमने लेट अस सपोज दैट फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करने लगा, यहां से गया इधर, यहां से गया इधर, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, या कहते हैं बैक एंड फ्रोथ मोशन, बैक एंड फ्रोथ मोशन। तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को जहां पर ऑब्जेक्ट जो है अपना मोशन जो है रिपीट कर रहा है,
मोशन जो है रिपीट कर रहा है, मीन्स हमारी बस रेपिटेटिव मोशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस तरीके से चल रहा है, बैक एंड फोर्थ, अपना पाथ रीट्रेस कर रहा है। जैसे कि आपने वॉल क्लॉक में देखा होगा इस प्रकार का कुछ, वो हमारे पास पेंडुलम होता है। ये पेंडुलम हमारे पास क्या करता है, अपना इस फिक्स्ड पॉइंट से इस तरीके से आता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, मतलब यहां से गया इधर, फिर यहां से वापस, यहां से इधर, यहां से वापस, और ये मोशन जो है कंटिन्यूअसली रिपीट होता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और किसी डिस्टेंस तक जाता है, किसी मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तक जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन इस प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है जो कि बाउंडेड होता है। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन जो है, हम ये कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेटरी मोशन में है या उसका ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, सच दैट कि वो अपना पाथ रीट्रेस कर रहा है बाय मूविंग बैक एंड फोर्थ, लेकिन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ध्यान रखना यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। इस केस में हमने कहा कि लेट अस सपोज दैट अर्थ के केस में हमने कहा अर्थ को आपको ऑब्जर्व ही करना है, इसका मोशन ऑब्जर्व करना है। अभी जरूरी नहीं कि मैंने यहां इस पॉइंट ए से ऑब्जर्व किया तो इसका मतलब इसी पॉइंट के आसपास से घूमेगा, नहीं। हम अगर यहां से भी मेजर कर सकते हैं कि पहले अर्थ यहां पर था, फिर यहां से आया यहां, क्या हमारी मर्जी है कि अर्थ यहां पर थी तो हमने यहां से इसको ऑब्जर्व किया और देखा कि अपना पाथ जो है रिपीट कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पाथ रीट्रेस हो रहा, बैकवर्ड फोर्थ अर्थ जा रही है। ये पाथ रीट्रेस तो कर रही है लेकिन बैकवर्ड फोर्थ नहीं जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर यहां पर ऑसिलेशंस के केस पर गौर करेंगे तो यह भी एक किस्म का पीरियोडिक मोशन है, जहां पर ऑब्जेक्ट जो है, जहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है, देखो ये ऑब्जेक्ट जो है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपना पाथ रिपीट कर रहा है। मतलब यहां से जा रहा है यहां, फिर यहां से इस डायरेक्शन, फिर यहां से आया इधर, फिर यहां से दूसरे एक्सट्रीम पर, फिर यहां से इधर, हो गया एक कंप्लीट साइकिल। और फिर से ये रिपीट यही करेगा, यहां से इधर, यहां से इधर, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। इसको क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, या हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि यहां पर जब ऑब्जेक्ट था ना, यहां पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, हमने बाहर से फोर्स अप्लाई की, जब यहां पर मूव नहीं कर रहा था इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी थी, जीरो थी, या नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना था, जीरो था। जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो उस केस में हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास इस प्रकार का मोशन है, हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन जो है इस प्रकार का मोशन है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव करता है, अपना पाथ रीट्रेस करता है, रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन ध्यान रखना है, डिफरेंस थोड़ा सा है। डिफरेंस ये है कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन में या ऑसिलेशंस में ऑब्जेक्ट जो है एक बाउंडेड लिमिट्स में, एक फिक्स्ड पॉइंट्स के में हमारे पास मूव करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास उसके लिमिट्स होते हैं, उसके आसपास ही मूव करता है। मतलब इसका क्या है कि यहां पर ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज दैट हमने यहां पर ये ऑब्जेक्ट लिया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस फिक्स्ड पॉइंट, लेट अस सपोज दैट पॉइंट ओ है, इस फिक्स्ड पॉइंट के आसपास ही मूव करेगा और इसके मैक्सिमम एक्सट्रीम लिमिट्स होंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में इसका मोशन बाउंडेड है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट के आसपास इसका मोशन बाउंडेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो एक पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आखिरकार ऑसिलेटरी मोशन और हमारे पास पीरियोडिक मोशन जो होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों चीजें हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए, इस एंटायर यूनिट को समझने के लिए। तो हमने क्या डिस्कस किया, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा सा रिविजिट करेंगे कि हम देखेंगे आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए हमारे पास पीरियोडिक मोशन जो हमारे पास है, पीरियोडिक मोशन जो है वो रेपिटेटिव मोशन है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बट ध्यान रखना यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट्स। कोई भी हम फिक्स्ड पॉइंट नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन की, तो यहां पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन रेपिटेटिव है, लेकिन ध्यान रखना एक तो वो पीरियोडिक है, मींस रेपिटेटिव है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरा हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। ये ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है। अब अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो हम ये कह सकते हैं
जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। बट ऑल पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन है स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन ही है, ऑसिलेटरी मोशन भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन ही है। तो इसका मतलब सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी होंगे, क्योंकि ऑसिलेटरी के लिए मेन कंडीशन क्या है कि वो पीरियोडिक मोशन है बट बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट्स, या एनी टू एक्सट्रीम फिक्स्ड पॉइंट्स। इन एक्सट्रीम फिक्स्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। आखिरकार ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट देखो यहां से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में गया, फिर वापस आया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर वापस आया, हो गया कंप्लीट साइकिल। अब ये थी इसकी ओरिजिनल पोजीशन, तो यहां से गया इधर, तो मतलब ये है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो या ऑसिलेटरी मोशन में है वो डिस्प्लेस हो रहा है। अब जब ये डिस्प्लेस हो रहा है तो ये टाइम के हिसाब से डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमने अब आगे डिस्कस ये करना है कि किस तरीके से ये टाइम बाउंड है या टाइम पे डिपेंडेंट है, और दूसरी चीज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है इस एक्सट्रीम पॉइंट्स के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट के बियॉन्ड गया, मतलब इतनी फोर्स हमने अप्लाई की एक्सट्रीम पॉइंट के बियॉन्ड गया, तो अब हमारे पास ये बन गया सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, जो कि हमारे पास पीरियोडिक मोशन होता है, सिंपल पीरियोडिक मोशन। ये अब फिर हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं रहेगा, ठीक है नहीं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन, मतलब ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्कस करनी है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, मतलब उन फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करना है। हमने देखना है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, वो रिलेशन मुझे बताएगा एक फंक्शन, क्या बताएगा, या जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन वो इक्वेशंस में हमारे पास जरूरी कोई ना कोई फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन जो है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन है, चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी किस्म का फंक्शन जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में डिस्कस, मतलब उसका बिहेवियर डिस्कस करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं उसका मोशन डिस्कस करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिरकार जो पीरियोडिक मोशन होता है या जो ऑसिलेटरी मोशन हो, ध्यान रखना अब आपको डिफरेंस आना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है या ऑसिलेशंस क्या होता है। लेकिन इन ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन के लिए हमारे पास कौन से फंक्शंस होंगे जो इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके बेसिस पर हम उनका पाथ निकाल सकते हैं, उनका ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द ऑसिलेटरी मोशन, तो सबसे पहली टर्म्स हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। क्या आ जाता है? टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेटरी मोशन में होता है या पीरियोडिक मोशन में होता है, तो हमारे पास जो हम कहते हैं ना, आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड बट मिनिमम एटलीस्ट, ठीक है कि नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो मोशन, पीरियोडिक मोशन रिपीट होता है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि द मिनिमम आर लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, जिसके बाद मतलब इट इज अ लीस्ट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड टाइम after which an object repeats its identical motion। वो टाइम, अब ये इंस्टेंट नहीं है, इंस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ओवरऑल, मींस मेजर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम कहेंगे 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में, दैट इज ओनली एन इंस्टेंट, या 1 सेकंड पर फिर दूसरे सेकंड पर। लेकिन अगर हम कहेंगे ओवरऑल 60 सेकंड पर, तो ये हो गया 1 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक, ठीक है नहीं। तो दैट इज अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है एक ऑब्जेक्ट को अपना मोशन, जो आइडेंटिकल मोशन है, रिपीट करने के लिए, इन केस ऑफ व्हाट, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं।
इट इज जनरल फ्रीक्वेंसी। फिर दूसरी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है नहीं, ठीक है हमारे, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी कभी कहते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन ऑसिलेशन ही होती है जहां पर हमारी पास एक डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं बहुत कम होता है, हमने डिस्कस किया है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या पर यूनिट ऑफ टाइम, जनरली हम सेकंड लेते हैं क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट जो है सेकंड है, यूनिट जो है हमारे पास है मींस वन वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना है, सेकंड। तो हम कह सकते हैं न्यू जो हमारे पास है दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। सिंपल भाषा में हमारी पास एक ऑब्जेक्ट जो है, लेट अस सपोज दैट वो पीरियोडिक मोशन में है या ऑसिलेटरी, लेट अस बात पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे। तो हमारी पास अर्थ जो है ये हर एक सेकंड में कितना रिवॉल्व कर रहा है, मींस यूनिट टाइम में कितना रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास हर एक सेकंड के बाद कितना रेवोल्यूशन कर रहा है। लेट अस सपोज दैट अगर ये रेवोल्यूशन कर रहा है 5 रेवोल्यूशंस कर रहा है एक सेकंड में, तो हम कहेंगे इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है, ठीक है नहीं। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, तो इसको हर्ट्स 1 हर्ट्ज साइंस का नाम है जिसके बेस पर ये यूनिट नाम रखा गया है, ठीक है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि देखो पीरियोडिक मोशन में क्या कहते हैं कि पाथ रिपीट होता है, तो एक सेकंड में या यूनिट टाइम में, अगर यूनिट टाइम भी हम लेंगे, यूनिट टाइम में वो ऑब्जेक्ट कितना साइकिल्स रिपीट करता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। हो गया दूसरा पार्ट। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट जो चीज है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और इसका वैल्यू जो हमारे पास ये होता है कि एक रेवोल्यूशन मींस एंगुलर इज रिलेटेड विद द रोटेटरी मोशन, क्योंकि ये हमारे पास रोटेटरी मोशन होता है या सर्कुलर मोशन होता है। कौन सा, चाहे पीरियोडिक मोशन है चाहे ऑसिलेटरी मोशन है, ये लीनियर मोशंस नहीं है, ये रोटेटरी मोशंस हैं या सर्कुलर मोशंस हम कह सकते हैं। तो यहां पर हमारी पास एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पीरियड में हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी पास एक ऑब्जेक्ट जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम पीरियड लेता है, दैट रिप्रेजेंट्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू होता है दैट्स 1/t, जो कि डिफाइन करता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो ये हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल में हमारी पास एंगुलर वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी हमें क्या कहता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो भी ओमेगा से डिनोट किया जाता है कि हमारी बस ऑब्जेक्ट ने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में मींस गिवन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 2 बाई जो है दैट इज अ डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी। तो यहां से भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो हमारी पास यहां पर ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेटरी मोशन में होता है या ऑसिलेशंस में हमारी पास होता है या पीरियोडिक मोशन में होता है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम फोकस करेंगे ऑसिलेशंस पर। द पीरियोडिक मोशन भी साथ साथ में हम बताएंगे, बट हमारा मकसद जो है, हमारा जो एम हमारे पास है और टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, वो है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है नहीं। अब अगर हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन में, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहां से जा रहा है इधर और मैक्स एक्सट्रीम पॉइंट यहां पर है, फिर यहां से आ रहा है वापस इस डायरेक्शन में पहुंच रहा है, फिर अपनी जगह से इस डायरेक्शन में उतनी जितना ये यहां से यहां तक है उतना ही यहां से, लेट अस सपोज दैट यहां से लेकर यहां तक कुछ डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया जिसका नाम हमने रखा एक्स, क्या रखा एक्स, और उतना ही यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो यहां से फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम गौर करेंगे, जब ये अपनी जगह से मूव किया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की इस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज यहां से गया पहुंचा यहां तक, लेट अस सपोज दिस इज डेल्टा एक्स स्मॉल, फिर यहां से गया फिर और स्मॉल डेल्टा एक्स, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आता है कि एक ऑब्जेक्ट जब पीरियोडिक मोशन में होगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो सिंपल भाषा में ये है कि अपनी मेन पोजीशन से इसका मतलब जो नेक्स्ट 4th पॉइंट है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? किसी से भी डिनोट करेंगे, वाई से डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे, जैसे भी आपको मर्जी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है अपनी मेन पोजीशन
से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, मतलब कितनी पोजीशन चेंज की है अपनी मीन पोजीशन। लेट अस सपोज दैट पहले यहाँ पर था, या मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल लेता हूँ। हमारी पास एक पेंडुलम है, ठीक है नहीं, इसको यहाँ से जाना है, यहाँ से गया इधर, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, फिर वहाँ से आया हमारे पास वापस, फिर यहाँ से इतना ही इस डायरेक्शन में गया। दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट। इन दो पॉइंट के बीच में लेट अस सपोज द पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से मीन पोजीशन के आसपास ही मूव कर रहा है और इन दो पॉइंट के बीच में। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, लेट अस सपोज दैट हम मान रहे हैं दिस वाज एक्स इक्वल्स टू 0, दैट वाज द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता यहां जा रहा है, पहुंचा लेट अस सपोज दैट यहां पर, तो यहां पर कुछ वैल्यू होगा एक्स का, तो इस मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन फिर ये यहां से जाते जाते पहुंचेगा ऑलमोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पर, यहां से लेकर यहां तक हमारी पास जो होगा दैट विल बी अगेन अ डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जो यहां पर पहुंचेगा, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये चीज हम वेव्स में भी पढ़ेंगे, सो कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है कि जब, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से उसका ऑसिलेटरी मोशन है एंड सच दैट वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, अपनी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हो सकती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट अस सपोज दैट यहां पर हम एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या जो फ्रिक्शन बाकी चीजें अपोजिंग फोर्स वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। लेकिन एम्पलीट्यूड जो हमारे पास एक स्पेशल केस है, अगर मेरे पास हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास किसके रिलेटेड, ऑसिलेटरी मोशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड द फेज, दैट इज कॉल्ड फेज। वो फेज हम डिस्कस करेंगे, पहले हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। अब देखो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन, नाम ही हमारे पास है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ये होता है जो रिपीट होता है, जो रिपीट होता है। अब ये फंक्शंस हैं तो इनकी वैल्यू रिपीट होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे फंक्शंस, किसी भी फंक्शंस को, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ टी या एफ एक्स, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल के बाद अगर हमारे पास उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये पीरियोडिक है और कितने वैल्यू के बाद रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है साइन थीटा, ठीक है नहीं। अब साइन यहां पर थीटा जो वैल्यू है वो वैरी करता है फ्रॉम, लेट अस सपोज अगर हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाएगा 0, मतलब अगर हम एंगल्स के टर्म में बताएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0, then there will be number of values, then we'll be taking 90, then 180, then 360, तो इस तरीके से रिपीट हो जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन थीटा हमारे पास है, इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट, उस जैसे अगर साइन 0 लेंगे, साइन 0 कितना आ जाएगा, 0, ये वैल्यू है इसकी, ये साइन फंक्शन, ये फंक्शन है, इसकी ये वैल्यू है। अब ये 0 वैल्यू जो है किस वाले एंगल पर फिर से रिपीट होगी, फिर ये आगे जाके हमारे पास फिर से रिपीट होगी जब हमारे पास आ जाएगा साइन 2 पाई, ठीक है नहीं। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा साइन 4 पाई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा साइन 6 पाई। मतलब ये है कि हमारे पास इन दो वैल्यूज का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा कितना आ जाएगा, 2 पाई। सिंपल भाषा में ये है कि अगर मैं निकालूंगा साइन 0, वो कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं निकालूंगा साइन 2 पाई, कितना निकालूंगा, साइन 2 पाई, तब भी 0। जब मैं निकालूंगा साइन 4 पाई, तब भी 0। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन का वैल्यू जो है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर ईच 2 पाई वैल्यूज। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई। कितना है, 2 पाई। इसी तरीके से मेरे पास है कोसाइन थीटा या कॉस थीटा, इसका भी टाइम पीरियड जो होता है या पीरियड ऑफ रेपिटेशन जो होता है, वैल्यू का रेपिटेशन होता है 2 पाई।
साइन फंक्शन और कॉसाइन फंक्शन जो है दोनों हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखो सिंपल भाषा में अगर हम जनरल केस बताएंगे, लेट अस सपोज दैट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है कि नहीं, और अगर मैं टी का वैल्यू वेरी कर रहा हूं, फिर अगर मैं लेट अस सपोज दैट ले रहा हूं टी प्लस टी, एक टाइम पीरियड मैंने ऐड किया, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू है, और मैं फिर से देख रहा हूं एफ ऑफ टी, टी की जगह आप लिखूंगा टी प्लस टी, और मैं देख रहा हूं कि एफ ऑफ टी जो है उसका वैल्यू जो है एफ ऑफ टी प्लस टी के बराबर है, वो इन टर्न बराबर है एफ ऑफ टी प्लस टी मींस 2t, ठीक है नहीं, वो इन टर्न बराबर है एफ ऑफ टी प्लस 3t। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन था ना एफ, ये जो फंक्शन एफ था ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है टी, मींस आफ्टर ईच वैल्यू ऑफ टी, टी जैसा टी है फिर एक और टी ऐड किया, फिर एक और टी ऐड किया, उसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। ऐसे जैसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। तो हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास पीरियोडिक है, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो साइन और कोसाइन फंक्शन है, देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे साइन है, कॉस है, टेन है, कोटेंजेंट है, टेंजेंट है, व्हाटएवर फंक्शन जो हमारे पास होते हैं वो है पीरियोडिक, और डिफरेंट डिफरेंट पीरियड उनका होता है। जैसे साइन और कॉस का 2π होता है, 2n π जनरली होता है, बट हम 2π लिख रहे हैं पीरियोडिक। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। लेकिन इसमें से हमारे पास साइन सम थीटा या साइन एक्स व्हाटएवर और कॉस फंक्शन जो हमारे पास होता है, अगर इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन तो यह जाएगा एफ थीटा, ये भी हमारे पास एफ थीटा जो है दैट इज मीन साइन थीटा और कॉस थीटा फंक्शन जो है इनका नेचर ये है कि ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है और बाउंडेड है, और बाउंडेड है। इनका वैल्यू जो है एक फिक्स्ड वैल्यूज तक होता है, मतलब उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है। जैसे हम कहेंगे कोसाइन थीटा की बात करेंगे तो -1 से लेकर +1 तक है, ठीक है नहीं, बाउंडेड है। तो मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शन है ये हमारे पास पीरियोडिक भी है और बाउंडेड भी है। अगर पीरियोडिक भी है और बाउंडेड भी है, बताओ हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए या पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल करूंगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है वो किस फंक्शन के टर्म में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो जैसे मैंने बताया प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एक्सप्लेन करेंगे इस फंक्शन से, एक्स स्क्वायर से, मीन पॉलिनोमियल फंक्शन से। किससे, पॉलिनोमियल फंक्शन से। अब मुझे ऑसिलेटरी मोशन डिस्क्राइब करना है तो मुझे पता है कि हमारे पास फंक्शन जो है जैसे साइन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन है वो पीरियोडिक प्लस बाउंडेड है। तो इसका मतलब यह है कि ऑसिलेटरी मोशन मैं एक्सप्लेन करूंगा, मींस ऑसिलेटरी मोशंस को एक्सप्लेन करूंगा या डिस्क्राइब करूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। इनका साइन और कोसाइन फंक्शन को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। ये फंक्शन दो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन का या कोई ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेटरी मोशन में होगा या हमारे पास पीरियोडिक मोशन में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करेंगे, तो उस ऑसिलेटरी मोशन को का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन से फंक्शन है, वो है साइन एंड कोसाइन फंक्शन। आखिरकार ऐसा क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या डिस्कस किया हमने, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अब देखो यहां पर क्या है कि एक पॉइंट में आपको बता दूंगा फाइनल, यहां पर पीरियोडिक फंक्शन जो हमारे पास है ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज ही है। मतलब ये है कि फंक्शन में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, है कि नहीं। ये इसमें वो फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी जो ऑब्जेक्ट के ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करेंगी और यहां पर बताएंगे कि हमारे पास वो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किस तरीके से रिलेटेड है। क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है, क्या पॉलिनोमियल्स के टर्म में रिलेटेड है, पावर्स में रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियल में रिलेटेड है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उनका जो है थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेटेड है, मतलब किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर मुझे यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है तो मैं बता दूंगा कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट एफ ऑफ थीटा विल बी सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे लेट अस सपोज दैट y,
तो यहां पर हमारी पास ये जो पीरियोडिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, तो हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ थीटा। क्या लिखेंगे? सम फंक्शन ऑफ थीटा। अब यहां पर साइन थीटा इंपॉर्टेंटली आ जाता है, तो लिखेंगे साइन थीटा, या अगर साइन थीटा में नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। लेकिन हमारी बस ऑसिलेटरी मोशन में अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो वहां पर कुछ भी होगा तो एक सबसे पहला कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इसमें लिखेंगे a sin थीटा या लिखेंगे a cos थीटा। a जो है कुछ नहीं है, ये y की ही वैल्यू है जो कि मैक्सिमम है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। बाकी जो वैरी करेगा फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन वो डिफाइन करेगा ये sin थीटा या cos थीटा। इन sin थीटा और cos थीटा को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी पास हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है और किस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है और हार्मोनिक ऑसिलेशंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है जब वो ऑसिलेशन में होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हम लिखते हैं और वहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। अब देखो हार्मोनिक मोशन जो है, हार्मोनिक ऑसिलेशन जो है वो क्या होता है। हमारी पास एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो ऑसिलेटरी मोशन में है और उसका ऑसिलेटरी मोशन जो है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन ये तो हो गया हमारे पास बुकिश डेफिनेशन, या हमारी पास एक ऐसा किस्म का मोशन जो हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन जो है। और हार्मोन ध्यान रखना, देखो पीरियोडिक मोशन जो है, पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन होता है, वो है हमारे पास हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन जो है ये हमारे पास क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसका जो मोशन हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ऐसा तो हमारे पास कोई भी ऑसिलेटरी मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे साइन और कोसाइन के टर्म में किस तरीके से क्यों हम साइन और कोसाइन के टर्म में लिख रहे हैं, या इसका मोशन हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब देखो हमारी पास यहां पर क्या है कि मैं एक फंक्शन लेता हूं साइन फंक्शन। लेट अस सपोज दैट मैं ले रहा हूं साइन थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे आ गया? क्योंकि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन जो हमारे पास होता है, ऑसिलेटरी मोशन जो हमारे पास होता है दैट इज अ काइंड ऑफ रोटेटरी मोशन, दैट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है थीटा, और थीटा रिलेटेड होता है किसके साथ? एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ, दैट इज द थीटा अपॉन टी। और थीटा हमारे पास आ जाता है 2 पाई, दैट इज द 2 पाई टी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, दैट्स अ न्यू, ठीक है। तो इस तरीके से, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। तो यहां से अगर मुझे थीटा निकालना होगा तो थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ओमेगा इंटू टी। तो यहां पर हमारे पास ये इस प्रकार का रिलेशन हमें आगे भी यूज होगा, वैसे हमने ये डिस्कस भी किया है पहले। अब मैं क्या कह रहा था कि हम ऑसिलेटरी मोशन को साइन थीटा या कोसाइन थीटा के टर्म में क्यों लिखते हैं। देखो हमारे पास मोशन पे फोकस करते हैं। लेट अस सपोज दैट मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये लेट अस सपोज दैट पेंडुलम लेंगे, ठीक है कि नहीं। ये इसका मीन पोजीशन है। अब ध्यान रखना, यहां से इसका वैल्यू जो है ये लेट अस सपोज यहां से जा रहा है यहां तक, और यहां से वापस आने के बाद फिर यहां पर एक्सट्रीम जा रहा है। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब जब यहां ओ से लेकर बी के डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहां से देखेंगे ये हमारे पास है इसका फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है और यहां से ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब इस फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से अभी यहां पर थीटा कितना है? 0। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा इस फिक्स्ड के हिसाब से यहां पर ये कुछ एंगल बनाएगा जो मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लेट अस सपोज दैट y जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। लेकिन किस प्रकार से जा रहा है? ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर से आहिस्ता आहिस्ता एंगल डिक्रीज होता है, पहुंचता है अपने ओरिजिनल पॉइंट पर। फिर यहां से फिर से इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है, मींस थीटा चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर से उतना ही जितना इस डायरेक्शन में इस साइड पर मैक्सिमम होता है उतना ही इस साइड में भी मैक्सिमम होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से देखेंगे कि हमारे पास ये टाइम है
और लेट अस सपोज दैट हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट y है, ये पार्टिकल किस तरीके से जा रहा है। सबसे पहले इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, ठीक है नहीं, और जीरो से आहिस्ता 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 जा रहा है मैक्सिमम पर, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है नहीं, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। फिर मैक्सिमम से आहिस्ता 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 आ रहा है, वापस पहुंच रहा है फिर से जीरो पर, फिर जीरो से जा रहा है, फिर से चेंज हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे। फिर से पहुंच रहा है पॉइंट ए पर मैक्सिमम, पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद फिर से वापस आ रहा है, तो फिर से वापस आ रहा है, ठीक नहीं। अब देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके बाद फिर से ऐसा ही रिपीट होगा, मतलब फिर से वापस आएगा, फिर यहां से जाएगा इधर, फिर इससे, मतलब सेम मोशन रिपीट होगा। दैट्स अ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, या हम फिलहाल के लिए ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक कुछ टाइम लेगा, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड डी, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट इतना ही टाइम लेने के बाद फिर से ये रिपीट करेगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे, इस बिहेवियर को देखेंगे, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये साइन थीटा, साइन फंक्शन का ग्राफ है। समझ आ रही मेरी बात? ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरीके से लेट अस सपोज मेरे पास ये पेंडुलम है, और पेंडुलम लेट अस इनिशियली यहां पर था, मैंने इसको यहां से फेंका और यहां फिर इस डायरेक्शन में गया, तो हमारे पास फिर ग्राफ कोस का आ जाएगा। इनिशियली उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो वहां से हमने फेंका, तो वो मोशन कंटिन्यूअसली रिपीट करने लगा। तो इसलिए हम ऑसिलेटरी मोशन को किसके टर्म में लिखते हैं? इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा, ठीक है नहीं। अब यहां पर हार्मोनिक मोशन जो है, आखिरकार इसमें स्पेशल क्या है? ये भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है, जहां पर इसका मोशन, अब मोशन डिस्क्राइब करना है तो डिस्प्लेसमेंट ही है इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, बाकी चीज इसके साथ रिलेटेड है, जैसे टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन डिस्प्लेस होगा तो सारी चीजें वजूद में आएंगी, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और वो डिस्प्लेसमेंट किस किस चीज पे डिपेंड होगा, वो मुझे बताएगा ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड है हमारे पास इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये या तो लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए साइन थीटा, ए इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देयर इज एम्पलीट्यूड जो कि कांस्टेंट रहेगा, या हो जाएगा ए cos थीटा, ठीक है। तो यही तो हमारे पास किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि हार्मोनिक ऑसिलेशन में या हार्मोनिक मोशन में, हार्मोनिक ऑसिलेशंस किसको हम कहते हैं? अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास ये है हार्मोनिक ऑसिलेशन एंड देन हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले हम हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेटरी मोशन में है, तो अब हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अगर वो ऑसिलेटरी मोशन में है और उस ऑसिलेटरी मोशन जो है दैट इज ड्यू टू या दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। ऑसिलेटरी मोशन तो है, लेकिन वो मोशन जो हो रहा है, वो दो पॉइंट के बीच में जो हो रहा है, दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ सम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मेरे पास यहां पर ये मैंने पेंडुलम लिया था, मैंने इसको इस इनिशियल पोजीशन ओ से एज ए फोर्स अप्लाई किया, तो यहां से गया जब ये इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, अब जब ये यहां डायरेक्शन में जा रहा है ना, मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई यहां डायरेक्शन में, तो इसको एक फोर्स जो है अपोजिट है, जो अंदर से इस मटेरियल के प्रॉपर्टी की वजह से, और ये जो यहां पर टेंशन अराइज हो रहा है यहां पर इसकी वजह से, तो यहां पर इस मटेरियल की वजह से एक फोर्स अराइज होगी जो इसको वापस लाएगी। वो कहां की ओर वापस लाएगी? टुवर्ड इनिशियल पोजीशन। ये चाहेगी कि वहीं पर रहे, ठीक है नहीं। हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो यहां पर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होगी जो कि इसको यहीं पर स्टक होने नहीं देगी, यहां से वापस लाएगी। जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर हमारे पास जो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी स्टोर हुई, वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा। जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होगी। मतलब यह है कि अगर मेरे पास ऑसिलेटरी मोशन जो है वो किस किस्म का है, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन, लेकिन वो मोशन जो है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक नहीं। अब लेट अस सपोज दैट हमारे पास यही हार्मोनिक मोशन है, इसमें अगर हम ये मानते हैं कि फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो,
तो अगर ऐसा मोशन है, हार्मोनिक मोशन ही है लेकिन फ्रिक्शन हम मानते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है, तो फिर हम इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट, ये जो मोशन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट लेट अस सपोज अगर हम y के डायरेक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे a cos a sin थीटा, अगर x कंपोनेंट लिखेंगे तो लिखेंगे a cos थीटा। तो कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम y डायरेक्शन में ले रहे हैं चाहे x डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो हम इन किसी दो इक्वेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थीटा हमारे पास होता है ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। इन टर्न ओमेगा हमारे पास होता है 2π/t, तो हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2π/t, ठीक है नहीं। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा y आ जाएगा पोजीशन जो रिप्रेजेंट करेगा मोशन को रिप्रेजेंट कर डिस्प्लेसमेंट, a होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, ओमेगा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और दिस विल बी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और कैपिटल T होगा टाइम पीरियड। तो सारी चीजें इसमें आ गई। तो इस तरीके से हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन को। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।